नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2020 और जूनियर एडेड वैकेंसी को संज्ञान में रखते हुए प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए SCERT की कक्षा 6 के चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसी साइंस बुक का चैप्टर नंबर 5, जो कि आपको साइट में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 आपका है गति, बल और यंत्र। तो इसमें इतनी सारी सभी चीज़ें हम देखेंगे, गतिमान वस्तुएं, गति के प्रकार, चाल, बल जो है उसका परिमाण और दिशा, बल के प्रभाव, बल के प्रकार और घर्षण बल और इसका जीवन में महत्व, मशीन और मशीनों के प्रकार, मशीनों की देख रेख और रख रखाव, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में जो है वो परिवर्तन हो तो वस्तु जो है वो गति में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु विराम अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो गतिमान वस्तुओं को लेकर था, तो ये आपको नॉर्मल सी चीज़ पता होना चाहिए। बात करते हैं अब गति के प्रकार। तो सीधी सड़क पर, यदि यहाँ पर साइड में चित्र भी आप देख सकते हैं, सीधी सड़क पर जो कार चलती है आप देखते हैं, इसकी यदि गति की बात करें तो आपकी सरल रेखीय गति होती है। लिखा है यहाँ पर, जब कोई वस्तु सदैव एक ही सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। आगे देखिए, लगभग 1 मीटर लंबी मजबूत डोरी लें। एक क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। डोरी के एक सिरे से पत्थर का एक टुकड़ा अच्छी तरीके से बांधें और डोरी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर चारों ओर घुमाएं तो आप देखेंगे जो ये पत्थर का टुकड़ा एक गति का मार्ग पकड़ रहा है, ये आपकी वृत्तीय गति जो है वो होती है। तो पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र भी बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी के अलावा वृत्तीय गति के उदाहरण में जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति है, ये सभी आपके वृत्तीय गति के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं, तो अब यहाँ पर लट्टू को लेकर जो है वो बताया गया है कि आपने घूमते हुए लट्टू को देखा होगा, तो उसकी कौन सी गति होती है? क्या उसकी भी गति वृत्तीय गति होती है? आप कहेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती, बल्कि वह अपनी ही धुरी या कह सकते हैं जो घूर्णन अक्ष है उसी के चारों ओर घूमती है। आगे देखें तो बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार है उनका जो जैसे कि चाक है, घूमती हुई फिरकी है, पंखे तथा कुएं से पानी निकालने वाली घिरनी है, ये सभी आपका घूर्णन गति के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल से ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन सी गति में कौन सा जो है वो एग्जाम्पल आएगा। सबसे पहले हमने देखा सरल रेखीय गति, उसके बाद देखा हमने वृत्तीय गति, और अब तीसरे नंबर पर हमने देखा घूर्णन गति, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे कि लट्टू हो गया या कुम्हार का चाक हो गया, घूमती हुई फिरकी हो गया, पंखे या कुएं से पानी निकालने वाली जो घिरनी है, पंखा अलग है और कुएं से निकालने वाली घिरनी जो है वो इसका एग्जाम्पल अलग है। आगे देखें तो यहाँ पर अब अगला एग्जाम्पल दे रखा है पेंडुलम का, इस प्रकार से कि पत्थर का एक छोटा टुकड़ा तथा 1 मीटर लंबा ऐंठन रहित धागा लें और धागे के एक सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांधें इस प्रकार से, और उसे इस तरीके से गति करने के लिए जो है वो छोड़ दें। तो यहाँ पर उसको संबंध में नीचे लिखा है कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पेंडुलम, जैसे कि घड़ी में आप देखते हैं, वो आपका जो उदाहरण होता है वो दोलन गति का होता है। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सरल रेखीय गति एक सीधी रेखा में चल रही है। वृत्तीय गति आपकी पत्थर के टुकड़े को जैसे आप घुमा रहे बांध के धागे से, तो आपकी वृत्तीय गति हो जाएगी। उसके बाद बात की हमने ऊपर वाले में जो अभी घूर्णन गति, जो कि आप कह सकते हैं अपनी ही धुरी पर जो है वो नाचता है, जैसे कि लट्टू हो गया। और अब चौथे नंबर पे हमने देखा दोलन गति, जो कि अपनी माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है, इसके इधर इधर जो है वो जा रहा है, तो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति जो करता है, इस प्रकार की गति दोलन गति जो है वो कहलाती है। इसको आप झूला का जो एग्जाम्पल है ये भी आप इसी में कह सकते हैं, क्योंकि माध्य स्थिति सेंटर में होती है और झूला आपका पीछे भी जाता है और झूला आपका आगे भी जाता है, तो ये भी आपका इसी में एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है, ये किस प्रकार की गति के उदाहरण में आता है। आपको वहाँ पर वृत्तीय गति भी दिया होगा, घूर्णन गति भी दिया होगा, दोलन गति भी दिया होगा। अब आपको अपने आधार पर समझ के वहाँ पर उत्तर लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं चाल की।
हमारा पहला वाला पॉइंट खत्म हुआ, गतिमान वस्तुएं और गति के प्रकार। यहाँ से बात करते हैं चाल। तो चाल आप सभी जानते हैं, दूरी बटे समय होता है इसका सूत्र। डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है वो जो है आपकी चाल कहलाती है। चाल का मानक मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक होता है। किस प्रकार से? दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर आप मीटर रखेंगे और उसके नीचे जो है वो सेकंड रखेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से मात्रक चाल का जो है वो निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं चलिए अब अपने अगले पॉइंट की। इसी के संबंध में जो चाल है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपका 1 किलोमीटर और बटे में 1 घंटा, इस प्रकार से हो जाएगा। और 1 किलोमीटर में आप जानते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटा में बात करें तो 3600 सेकेंड होते हैं। और यदि आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। काफ़ी बार आपने देखा होगा, इतना आप लेंदी प्रोसेस नहीं करते हैं। डायरेक्ट कोई वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और आपको मीटर प्रति सेकंड में दे निकालना है तो आप डायरेक्ट 5/18 से ही उसे जो है वो चेंज कर लेते हैं। सेम यही चीज़ आप अपोजिट में भी करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो आप ये सभी बीच वाली वैल्यू का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट 5/18 का यूज़ जो है वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान केवल रखिएगा। चलिए देखते हैं अब आगे बल। तो चाल हमने समझा, उससे पहले सभी गति के प्रकार समझे। अब बात करते हैं बल की। तो बल आप जानते हैं, बल वह धक्का या खिंचाव है जो कि एक वस्तु दूसरे पर जो है वो आरोपित करती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के जरिए बताया गया, जैसे कि दरवाज़ा खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे खींचना या धक्का देना पड़ता है। इसी प्रकार भारी बॉक्स जो है उसको अपने स्थान से हटाने के लिए क्या करते हैं, तो उसे भी खींचते या धकेलते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु को खींचने अथवा धक्का देने में बल का जो है वो प्रयोग होता है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान और गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है, अथवा कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की जो चाल है उसमें भी परिवर्तन जो है वो किया जा सकता है। तो ये हो गया बल के बारे में। आगे यहाँ पर लिखा है कि जैसे खेल के मैदान में हम देखते हैं कि गोलकीपर जो है उसकी ओर आती हुई गेंद पर गोलकीपर क्या लगाता है, धक्का लगाकर उसकी दिशा जो है वो बदल देता है। इसी प्रकार नीचे भी लिखा है कि जो बल्लेबाज है उसकी ओर तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद पर बल्ले के द्वारा बल लगाने से गेंद की जो गति की दिशा होती है वो बदल जाती है। तो उसी को लेकर यहाँ पर लिखा है कि बल लगाकर जो गतिमान वस्तु है उसकी दिशा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के जरिए और ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे। तो फोम या स्पंज का टुकड़ा दब जाता है और इसकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार किसी रबर बैंड को दोनों हाथों से खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप कह सकते हैं कि बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें हमने अभी तक देखी। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी कि बल व धक्का या खिंचाव है जो कि एक दूसरे पर आरोपित करता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को आप गतिमान में ला सकते हैं या गतिमान को आप स्थिर में ला सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने क्या देखी कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि शॉट लगाते हैं मैच में, क्रिकेट मैच में। और चौथी चीज़ आपने देखी यहाँ कि किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन बल लगाकर कर सकते हैं, जैसे कि फोम या स्पंज का जो टुकड़ा होता है वो आप इसका एग्जाम्पल जो है वो समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूं। अब बात करते हैं बल के बारे में। अन्य बात कि बल में परिमाण और दिशा भी होती है। अब इसको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया गया है कि आप महसूस करते हैं कि 2 ईंटों को उठाने में 1 ईंट की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है, यानी कि हल्की वस्तुओं को उठाने में कम बल और भारी वस्तुओं को उठाने में अधिक बल लगाया जाता है। यदि आप एक ईंट जो है उसको ऊपर की ओर उठाने की बजाय उसे मेज पर रखकर धक्का दें तो क्या होता है, ईंट उस दिशा में खिसक जाती है जिस दिशा में आपने धक्का दिया है। तो यदि आप किसी और दिशा से ईंट को धकेलें अर्थात बल लगाएं तो क्या होगा, जिस दिशा में बल लगाया जाता है वस्तु का विस्थापन उसी दिशा में हो जाता है। विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो इसी को यहाँ समझाने के लिए कहा गया है कि बल में परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी जो है वो होती है। ये सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पता होना अवश्य चाहिए। अब बात करते हैं बल के प्रकार। तो सबसे पहला बल होता है आपका पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की जो मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न जो खिंचाव है उसके द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है
वो आप कह सकते हैं, या पेशियों द्वारा लगाए गए बल को हम पेशीय बल के नाम से जो है वो जानते हैं। आगे लिखा है जैसे कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना पेशी बल का उदाहरण है। पानी से भरी बाल्टी उठाना, उसमें हमारी पेशियां काम करती हैं, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, तो आप कह सकते हैं वो भी है। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि पेशीय बल के ही उदाहरण हैं। तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। तो ये तो हो गया पेशीय बल। अब बात करते हैं गुरुत्वीय बल के बारे में। तो पत्थर का एक छोटा टुकड़ा लें, इसे आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि पत्थर का टुकड़ा कुछ ऊंचाई तक जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। तो पत्थर जो है वो पृथ्वी के टुकड़े को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय बल के नाम से जो है, या गुरुत्व बल के नाम से जो है वो जानते हैं। आप कह सकते हैं सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल जो है वो कार्य करता है। तो यहाँ पर यह भी लिखा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है वो खींचती भी है। तो ये गुरुत्वीय बल के कारण ही संभव होता है कि कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। और यदि आपको पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बाहर निकलना है तो 11.2 मीटर प्रति सेकंड ये जो है स्पीड चाहिए होगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए। यानी कि आपको अंतरिक्ष में जाना है, जेट विमान ये सब भेजे जाते हैं, तो इतनी स्पीड जो है वो चाहिए होती है। चलिए बात करते हैं अब अपने अगले बल चुंबकीय बल के बारे में। तो लोहे की छोटी छोटी कीलें एक दंड चुंबक लें, कीलों को मेज के ऊपर रखें, तो चुंबक जो है उसको कीलों के पास ले जाएंगे। आप क्या देखेंगे कि चुंबक लोहे की जो कील है उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो चुंबक द्वारा कीलों पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा आपका चुंबकीय बल, यानी कि किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युतीय बल की बात करें, यहाँ पर लिखा है जैसे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लें, प्लास्टिक के पैमाने या स्केल को सूखे बालों अथवा कागज़ से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाएं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप क्या देखेंगे कि कागज़ के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ये जो है आपका विद्युतीय बल होने के कारण होता है। तो ये आपका हो जाएगा विद्युतीय बल। अगला घर्षण बल, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो क्या होता है, आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से जो गोटी उसमें होती हैं बहुत तेज़ी से फिसलती हैं। यदि आटा चक्की के पट्टे खिंच जाएँ तो क्या होगा, चक्की जो है वो गति नहीं करेगी। तो क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है, तो ये सभी घर्षण बल जो है उसकी मात्रा अत्यंत कम होने के कारण जो है वो होता है। इसी प्रकार आगे लिखा है कि एक पुस्तक लें, पुस्तक को मेज की सतह पर सरका कर छोड़ दें, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। आगे लिखा है कि क्या होता है, पुस्तक मेज जो है उस पर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। आप जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए गति के विपरीत दिशा में बल लगाने की आवश्यकता होती है। क्या जो पुस्तक है उसको रोकने में किसी बल का प्रयोग हुआ है, तो जब पुस्तक मेज की सतह पर सरकती है तो उसके संपर्क तल पर उसकी जो गति है उसका विरोध करने वाला एक बल लगता है। उस बल को हम घर्षण बल या घर्षण जो है वो कहते हैं। तो ये वस्तु और सतह के बीच रगड़ द्वारा उत्पन्न बल है जो कि सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल से संबंधित आपने दो एग्जाम्पल देखे, एक तो फिसलने वाला और दूसरा ये पुस्तक वाला। डेफिनेशन की बात करें तो किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के सापेक्ष या बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल जो है वो कहलाता है। आपसे डेफिनेशन नहीं, आपसे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ। एग्जाम्पल सभी अवश्य ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर आपने कागज़ के टुकड़ों वाला देखा था, जैसे कि यहाँ चुंबकीय बल के लिए देखा था, तो चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल, ये सभी आपका हो जाएगा। घर्षण बल के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा है कि घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली जो सतहें हैं उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि घर्षण बल इनमें से किस पर जो है वो निर्भर नहीं करता है, और अलग अलग ऑप्शन होंगे तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। देखते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ कि घर्षण बल जो है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। जैसे कि कभी कभी घरों के स्नान गृह में चिकनी फर्श जो है उस पर रबर की चप्पल पहनकर चलने से फिसल कर गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि बर्फ़ की जो सतह चिकनी होती है तो बर्फ़ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, तो उस पर हम साधारणतः चल या दौड़ नहीं पाते हैं। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएँ संभव होती हैं। पेंसिल और कागज़ के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि घर्षण बल के कारण ही पेंसिल और कागज़ के बीच जो है जो घर्षण बल लगता है उसी के कारण हम लिख पाते हैं।
इसी प्रकार माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही जलती है। मोटर कार, बस, अन्य वाहन के जो पहिए हैं सड़क की सतहों के मध्य घर्षण बल होने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि जो बढ़ई होता है वो घर्षण बल के कारण ही लकड़ी को जो आरी होती है उससे काटता है, तो वो आपका ये सभी इसमें घर्षण बल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं घर्षण बल से हानि। तो जैसे कि हानि क्या होती है, घर्षण बल के कारण जो वाहन है उनके पहिए के टायर घिस जाते हैं, जिसमें नए टायर को खरीदने में धन व्यय करना पड़ता है। जमीन और जूते के बीच घर्षण के कारण जूते घिसकर टूट जाते हैं। घर्षण बल के कारण ही मशीनों के कलपुर्जे घिसकर टूट जाते हैं, या कह सकते हैं किसी भी समय भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और इसी प्रकार गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण ही पेड़ों की सूखी डालियां या पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग भी लग जाती है। अब बात करते हैं घर्षण बल को अधिक करने के उपाय। तो कभी आपने सोचा है कि पहिए के टायरों में छोटे छोटे खांचे क्यों बनाए जाते हैं? खांचे सड़क की सतह और वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आप इसे घर्षण बल को अधिक जो है वो कर सकते हैं। और कम करने के उपाय क्या हैं कि जो कलपुर्जे हैं उनको घिसने और टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम भी किया जा सकता है। तो बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल ध्यान में रखिएगा। मशीनें आप सभी जानते हैं क्या होती है, तो मशीनों के बारे में केवल एक लाइन यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेज़ी से करने में सहायक होते हैं वे आपके सरल मशीन जो है वो कहलाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चाबी भी आपका एक सरल मशीन के अंतर्गत ही आता है, अलग से इस प्रकार से हाईलाइट करके लिखा है, तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मशीन के बारे में लास्ट पॉइंट कि मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य को कम समय में पूरा किया जा सकता है। अब सरल जो मशीन उनके प्रकार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। एक आपका उत्तोलक होता है, दूसरा पेंच होता है, तीसरा झुका तल होता है जिसे हम अवनत तल, नत समतल भी कहते हैं, चौथा गिरनी होता है, पांचवा पहिया और धुरी होता है। तो उत्तोलक आपने सभी डीएलएड के लेवल पर पढ़ा है, तो एक बार स्पीड में इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है उत्तोलक को समझाने के लिए कि कोई भारी पत्थर को आप हाथ से उठाएंगे या खिसकाएंगे नहीं खिसकेगा, परंतु लकड़ी की सहायता से या लाठी की सहायता से उसको इधर से उधर खिसकाएंगे तो खिसक जाएगा, तो भारी पत्थर आसानी से उठ जाता है। तो इस प्रकार उपयोग में लाई गई जो लाठी है वो आपका एक उत्तोलक होती है। और भारी पत्थर को उठाने में लाठी के नीचे टेक लगाना पड़ता है, तो ये टेक जो है वो आलंब कहलाता है। और चित्रानुसार आलंब बिंदु बी भार और सी आयास यहाँ पर जो है वो दे भी रखा है। उत्तोलक जो है उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी लिखा है जिन उत्तोलक में बल और भार के मध्य आलंब होता है वो आपका उत्तोलक जो है वो यानी कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उसमें आता है। उत्तोलक पे हम बहुत पहले ट्रिक एक बना चुके हैं, आप उत्तोलक बालाजी स्टडी अड्डा सर्च कीजिएगा, पूरा उत्तोलक आपको याद हो जाएगा। ट्रिक से मैंने बताया था। इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं वो देख लीजिए, जैसे कि हैंडपम्प, कील निकालने वाली हथौड़ी, प्लायर्स, सीसा, झूला, दंड तुला, ये सभी आते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जिन उत्तोलक में भार, आलंब और आयास के मध्य होता है वे आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं, जैसे कि पहिए वाली ट्रॉली, सरौता, बोतल का ढक्कन खोलने वाला यंत्र, ये सभी। तीसरे प्रकार के उत्तोलक जिसमें आयास, भार और आलंब के बीच होता है, इसमें चिमटी, नेल कटर, झाड़ू, सीढ़ी आदि आते हैं। प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाता है, डेफिनेशन ना पूछकर कि आपसे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक में जो है वो आता है। तो ये केवल और केवल आपको एग्जाम्पल सभी जो है वो याद होने चाहिए। अब बात करते हैं झुका हुआ तल, जो कि आपका जो मशीन है उसके प्रकार में दूसरे प्रकार में था। तो झुका तल एक सरल मशीन की तरह ही जो है वो कार्य करता है। जैसे कि लोहे के भारी बॉक्स को उठाकर ट्रक पर रखने का प्रयास करेंगे तो लकड़ी का एक मजबूत पटरा लें, पटरे को ट्रक से पृथ्वी पर झुका कर रखें, अब लोहे के बॉक्स को पटरे की सहायता से ट्रक पर चढ़ाएं, तो ये आपका झुका तल जो है वो हो जाएगा। जैसे कि मकानों में सीढ़ी है, पहाड़ी पर घुमावदार सड़कें हैं, ये सभी झुके तल के ही उदाहरण होते हैं। गिरनी की बात करें, ये तो आपने कुएं में जो पानी रस्सी से खींचा जाता है यही गिरनी है। तो गिरनी एक सरल मशीन है, ये चल अथवा अचल दोनों तरह व्यवस्थित जो है वो हो सकती है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ चित्र से जो है वो समझ जाएंगे। पेंच या स्क्रू की बात करें तो किसी मोटर वाहन के पहिए को निकालने में उसका जो धुरा दंड है उसको उठाने के लिए स्क्रू जैक का प्रयोग किया जाता है, आपने देखा अवश्य होगा। जैसे कि लकड़ी के दरवाजे, खिड़की और अलमारी बनाने में भी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ही जो पेंच है उसमें लगाए जाते हैं। देखते हैं आप उसमें गोल गोल नाचता है, तो उसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है।
और इसके अलावा जो स्क्रू पेंच है वो वास्तव में झुके तल के ही समान होता है। बात करते हैं अगले और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट और उसके साथ साथ जो मशीन का प्रकार है उसका भी लास्ट पॉइंट। इसके बाद हम देखेंगे जिसने इसने उत्तर जो है वो पिछले वाले वीडियो का बताया था। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल से नहीं आप ऐड हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप ऐड हो सकते हैं। तो लास्ट है आपका पहिया और धुरी। इसमें बात करें रेलवे स्टेशन पर कुलियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्रॉली जो है उसमें पहिया और धुरी लगा होता है। आपने देखा भी अवश्य होगा कि उसमें एक तरफ दो तरफ जो है इस प्रकार से डंडे होते हैं पकड़ने वाले और नीचे जो है साइड में एक पहिया लगा होता है और यहाँ पर रखने के लिए जो है वो बना होता है। तो ट्रॉली की सहायता से कुली बड़ी आसानी व सुविधाजनक तरीके से भारी बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो कम बल लगाकर ले जाते हैं। नट बोल्ट स्ट्रेचर ट्रॉली भी पहिया धुरी सिद्धांत पर ही जो है वो कार्य करती है। तो पहिया और धुरी ये आपका हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब पिछले वाले चैप्टर में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर किसने किसने सही दिया था। तो वहाँ पर अनियमित परिवर्तन सही था और ऑप्शन डी जो है वो सही था। तो प्रेमगिरी बिल्कुल इन्होंने सही दिया है। ब्रजेश कुमार बिल्कुल सही दिया है। ज्वालामुखी का फूटना जो है वो बाढ़, सूखा, आंधी सभी प्राकृतिक और अनियमित परिवर्तन में ही आते हैं। साधना भारती ऑप्शन 4 सही है। नाइस वीडियो नाज ऑप्शन डी सही है। मैक टेक्निकली ऑप्शन डी सही है। रेखा यादव ऑप्शन डी सही है। आनंद जो सोम है इन्होंने भी सही दिया है नियमित परिवर्तन। वंदना यादव ऑप्शन डी। गीता मिश्रा ऑप्शन डी। भावना कुशवाहा ऑप्शन डी सही है। श्वेता दीक्षित ऑप्शन डी सही है। योगेंद्र कुमार ऑप्शन डी सही है। नेहा चौहान अनियमित परिवर्तन। नैन्सी छत्री ऑप्शन डी सही है। अवनी जी ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने लिखा है ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन बिल्कुल सही है। प्रेरणा साइनी ऑप्शन डी। चंद्र प्रकाश ऑप्शन डी। प्रिया रॉय ऑप्शन डी सभी के सही हैं। रुचि सिंह ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रोमित सिंह अनियमित परिवर्तन सही है। इसमें अचानक किसी भी समय एक्टिव ज्वालामुखी फूट सकता है। इसी के अलावा नूर हसन ऑप्शन डी सही है। रूबी जी जो है सही है। बंदन कुमारी ऑप्शन डी सही है। अहमद हुसैन भी ऑप्शन डी सही है। तो सभी के हमने देख लिए जिसने जिसने उत्तर दिया था। चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का प्रश्न। इस चैप्टर में जो सारी चीज़ें पढ़ी उस पर आधारित एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा प्रश्न। पहला कह रहा है पेड़ से पत्तों का गिरना। दूसरा कह रहा है उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना। तीसरा कह रहा है समतल पर गाड़ी को धकेलना। और चौथा कह रहा है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। आपको बताना है कि गुरुत्व बल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ABCD भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 करके भी आप बता सकते हैं। तो अपना जो उत्तर है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे यहाँ आज का चैप्टर भी समाप्त होता है। इस कंप्लीट बुक को करने के बाद हम जो प्रैक्टिस सेट है उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा। नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।